गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 122 है और हम डिस्कस करेंगे आज मॉक टेस्ट नंबर 17। रेलवे एग्जाम के कंपैरिजन में अपने मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ पर आपको नए सवाल भी मिलेंगे देखने को जिनका नेचर कैलकुलेटिव होगा। कुछ ऐसे सवाल भी आपको दिए जाते हैं जिनका नेचर कॉन्सेप्चुअल होता है। तो ध्यान से इस सीरीज को देखें। सेशन स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात, ये अपना टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी आई क्यू। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको क्लासेस के पीडीएफ मिलते हैं, क्लासेस के लिंक मिलते हैं और एग्जाम से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। नीचे वाला पार्ट है वासु स्टडी आई क्यू डाउट ग्रुप। यहाँ आप एग्जाम रिलेटेड अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहला सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री का। क्या कहा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, फिर कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, तो के की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन की तरफ आपने गौर किया तो आपने पाया के की वैल्यू एक परफेक्ट निकल के आ रही है। इसका मतलब सारा का सारा खेल थीटा पर डिपेंड नहीं है, तभी ये परफेक्ट सोल्व हो रहा है। तो क्या करें, थीटा की कोई वैल्यू अज्यूम कर ले। सबसे बेस्ट तरीका इनका यही होता है, थीटा की वैल्यू अज्यूम क्या करें। फिर देखो, जैसे 0 और 90 डिग्री तो करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनफाइनाइट क्रिएट हो रहा है। तो क्या कर ले, 45 डिग्री। देखना, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 में √2 और कोसेक 45 की √2। इसका क्या है, होल स्क्वायर आ गया। फिर आगे देखना, कोस 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, सेक 45 की √2 और उसका भी होल स्क्वायर। कहने का मतलब यही बात फिर से आएगी, तो बेटर ये है दोनों को जोड़कर लिख दो, इंटू में 2 इक्वल्स टू में के प्लस टेन और कोट की वैल्यू 1 स्क्वायर हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन गया आपका 2। होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर 1/2, दूसरी टर्म का स्क्वायर 2, फिर क्या होगा 2 इंटू में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये आपस में कट गया और इनटू में आपका यहां पर मैनेज हो गया 2 इक्वल्स टू में आपके पास k प्लस 2 आ गया। देखना जरा, आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 4 और हाफ। 4 और हाफ को गुणा करोगे तो देखना 4 गुणा में 2 8 और ये 1 बन गया। पूरे का सॉल्यूशन 9 है, 2 इधर आ जाएगा, तो इक्वल्स टू में k की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई हमारी, 7। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सर्ड्स एंड इंडिसेस से लिया गया सवाल है, काफी डिटेल में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। देखो ऊपर क्या चल रहा है मामला, प्लस प्लस का चल रहा है, नीचे माइनस माइनस का चल रहा है। ये सवाल सीधे सीधे कब सोल्व होते थे, ये सवाल सीधे सीधे जब सोल्व होते थे जब ये दो सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई होता था। ऑप्शंस देखते हो तो उसके हिसाब से आप ये तय कर लेते हो कि बिल्कुल ये सक्सेसिव का मल्टीप्लाई है। अगर दो सक्सेसिव नंबर के मल्टीप्लाई से आपका नंबर नहीं बना है तो फिर वैल्यू किस में रह जाती थी, अंडर रूट के अंदर। और अंडर रूट वाली वैल्यू ऊपर भी बने और नीचे भी बने और उसका सॉल्यूशन भी कर दे तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो इसका मतलब परफेक्ट वैल्यू है, बस आपको दिमाग लगाना है कि 210 लगातार संख्याओं से कैसे बना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे 15 को 16 से करते हो तो कितना आता है, रीजन क्या है, लास्ट के अंदर यहां पर 0 मेंटेन है। तो एक दिमाग तो ये लगाएं कि हम 10 को 11 से कर लें या 9 को 10 से कर लें, वो तो 90 मेंटेन हो गया। एक तरीका ये है हमारा कि 20 को हम लोग 21 से कर लें या फिर 20 को 19 से कर लें, 0 तभी तो क्रिएट हो सकता है। लेकिन 20 21 या 19 20 का गुणा करोगे नंबर बहुत बड़ा चला गया, तो इसका मतलब 15 का इन्वॉल्वमेंट इसने किया होगा। 15 का अगर मैं 16 से गुणा करता हूं, 16 5 80 और 16 1 और 8 ऐड किया 240, 14 से ट्राई करना, 15 4 60, 15 में 6 जोड़ा 21, जस्टिफाई हो गया। चलो ऐसे ही आपको जस्टिफाई करना है 156 को। इन चीजों में ये जो काम हम लोग कर रहे हैं इनमें कमांड कब आएगी, कमांड तभी आएगी जब आपको पैटर्न पता है। दूसरा आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आइडिया नहीं लग पाएगा और उसके बिना करेंगे जो यूनिवर्सल तरीका है उसमें हमारा टाइम ज्यादा किल होगा। चलो ये किससे बना होगा भाई, जैसे गुणा करके देखो, आप 10 को 11 से करोगे 110, 12 को 13 से गुणा करोगे, देखना जरा 12 को 13 से, 13 को 10 से करा 130 आ गया, 13 को 2 से किया, इसका मतलब ये जस्टिफाई हो गया।
13 इंटू 2 6 आ गया। 13 में आप 1 मिनट क्या गड़बड़ हुई भाई, 13 गुणा 2 26, 6 आ गया। 13 में 2 जोड़ दिया 15। ये बात भी जस्टिफाई हो गई। चलो इतना आपको पता चल गया है तो इस सवाल में कुछ है नहीं। ऊपर प्लस की सीरीज है, सक्सेसिव नंबर से वो बना है, प्लस है, इसका मतलब बड़े वाली वैल्यू ऊपर आ गई। अपोन में नीचे माइनस में पैटर्न चल रहा है, इसका मतलब छोटे वाली वैल्यू नीचे आ गई। क्या बचा आपके पास, 3 से कैंसिल आउट करोगे 5/4, जो कि क्या होता है आपका 1.25। ये निकल के आ गया अपना रिजल्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखना जरा, लैंग्वेज को जल्दी से रीड करो। देखो 6 अंकों की संख्याएं आपको दे रखी है। अब सवाल रीड करो, तब तक मैं नंबर लिख देता हूं। x 3 5 6 2 और 4, और ये किससे डिविजिबल बताई है भाई, इसने 11 से। फिर अगले वाली जो संख्या है 1 2 5 7 y 4, और ये किससे डिविजिबल बताई है उसने आपकी 72 से। पहले तो ऊपर वाले का ही समाधान कर लेते हैं। 11 से डिविजिबल होने की शर्त क्या है, इसके ओड प्लेस वाले जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ दिया, इसके जो इवन प्लेस के जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ दिया। 6 4 10 और 3 13, 4 6 10 और 3 13, तो इनका सम हो गया। 5 2 7 और x इनका हो गया। अंतर लेना है, 13 में से आप क्या करो 7 प्लस एक्स को लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स अपॉन में 11। अब ये बात हमने अच्छे से सीख रखी है कि भाई इसे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो सीधे सीधे ऊपर या तो 0 बने या 11 का मल्टीपल बने। 11 का मल्टीपल सबसे पहला क्या होगा आपका 11, वो बनाना तो इजी वे में संभव नहीं होगा। तो बेटर क्या है, हम लोग एक ही डिजिट रखनी है, तो x की जगह क्या रखते हैं 6 रखते हैं। 6 में से 6 लेस हो गया, 0 बचा। यही चीजें हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ी थी। चलो x की वैल्यू निकाल ली। y की बात करें, 72 का सीधा तो लिख नहीं पाओगे, तो क्या लिखोगे 8 गुणा में 9, ये लिखा। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, सबको जोड़ो। सबको जोड़ोगे 4 7 11, 11 में 5 16, 17 18 और 1 19। 19 प्लस का y है और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका मतलब y की जगह क्या रखें कि ये पूरा का पूरा जो है वो 9 का मल्टीपल बने। 18 से ऊपर चला गया है तो इसका मतलब अगला मल्टीपल 27, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 8। 8 के लिए क्या इसे चेक करने की नीड नहीं है, नहीं। रीजन क्या है, आप इसे क्यों चेक करना चाहते हैं आपको पता है, 8 के अलावा यहाँ पर कोई और वैल्यू आएगी ही नहीं, तो टाइम किल करने का फायदा क्या है। चलो पूछा क्या है 5x, 5 गुणा में 6 30 आ गया, माइनस 2 गुणा में y आपका 16 आ गया, तो इसका रिजल्ट जो है हमारे पास वो निकल के आ गया 14। ठीक है, सवाल का स्तर अच्छा है, इसका डिविजिबिलिटी चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है और एक एक बात आपको पता भी है इसकी थ्योरी की। देखना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 24 और 30 से विभाजित करने पर या फिर डिवाइड करने पर 12 18 24 एंड 30, इससे डिवाइड करने पर हर मामले में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से डिवाइड किया जाता है तब कोई भी रिमाइंडर आपका नहीं बचता। सीधे सीधे पहले तो वो नंबर निकालो जिसमें इन सब का भाग जाता है, एलसीएम ले ले। 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा भाई आपका, 12 और 24 का एलसीएम लोगे 24 आएगा। 24 और 30 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 120। 120 को 18 के साथ थोड़ा जस्टिफाई करना है तो मैं 18 को 6 गुणा 3 लिख लेता हूं। जब मैं 18 का 120 में डिवीजन करता हूं तो 6 बार तो कटेगा 20 आ जाएगा, फिर उसमें 3 का डिवीजन नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई करो, तो कुल मिलाकर के क्या आ गया 360। इन सब का एलसीएम आ गया। 12 18 24 30 इन सब का डिवीजन 360 में जा रहा है। रिमाइंडर हर केस में क्या बच रहा है 4, तो इसका मतलब इसमें क्या कर दो 4 आप जोड़ दो, जोड़ दिया तो संख्या अपनी कितनी बची बनी भाई 364 बन गई। लेकिन आपसे ये क्या कह रहा है कि जब आप इसमें 7 का भाग देंगे तब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम अगला मल्टीपल लेते भी तो क्या आता, 360 में जा रहा है डिवीजन, 720 में डिवीजन जाता, उसमें 4 जोड़ते,
तीसरा मल्टीपल लेते तो 36, 360 गुणा 3 1080 आता, उसमें भी इन सब का भाग जाता, उसमें भी फिर 4 जोड़ते। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है? ऑप्शन में और ज्यादा ऑप्शन उसने बना ही नहीं रखे हैं, तो इसका मतलब जायज सी बात है कि इसमें 7 का डिवीजन जा रहा होगा, 52 बार जा रहा है। तो यही आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर। एग्जामिनर अगर यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाता या फिर इसमें से कोई डेटा चेंज करता, तभी जाकर के इसकी वैल्यू बड़ी संभव थी। ये सवाल आसान कैटेगरी का है, बस लैंग्वेज को जब एक बार पढ़ते हैं तब लगता है कि थोड़ा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा भाई, P की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है। अब बात को ऑब्जर्व करना, जैसे P में आप सारे के अंदर ही अगर आप 0 रख देते हो x की जगह, तो P में ऊपर और नीचे 0 बन गया। Q में देखना, Q में x की जगह 0 रखोगे तो ऊपर 1 बचा, नीचे -5 बचा। R में ऊपर 8 बचा, नीचे -5 बचा। तो इसका मतलब तनाव कौन पैदा कर रहा है भाई अपने? यहां एक छोटी सी बात और निकलेगी सीखने के लिए, देखना जरा। P की वैल्यू x⁴ माइनस 8x अपोन में x³ माइनस x² माइनस का 2x, ये पैटर्न बना। जैसे ही आप x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करते हैं तो P की वैल्यू आती है ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, 0 0 0 0 0। और ये जो 0/0 का पैटर्न होता है, 0/इनफाइनाइट का होता है, इनफाइनाइट/0 का होता है, इनफाइनाइट/इनफाइनाइट का। हालांकि ये चीजें आपके सामने कभी कभार ही देखने को मिलेंगी, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आपके सामने दिखते हैं ये वाले। तो फिर इसका समाधान क्या करें? अगर आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, जब आप लिमिट्स जो चैप्टर है वो पढ़ते थे, सीमाएं जो चैप्टर था आपका वो आप पढ़ते थे, उसमें भी 0/0 के केस क्रिएट होते थे। जब भी कभी 0/0 का केस क्रिएट होता है तो आप क्या करते हो, सीधे सीधे कुछ पार्ट कॉमन ले लेते हो, जो कॉमन आ रहा हो ऊपर और नीचे। देखना, ऊपर से मैंने x और नीचे से x, रीजन क्या 0 बन क्यों रहा है? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में x है और हर टर्म में है, तभी बन रहा है, अदरवाइज तो बनता नहीं। x कॉमन ले लेते तो यहां क्या आता, x³ माइनस 8, यहां क्या आता, x² माइनस x माइनस का 2, ये निकल के आता। x इधर भी कॉमन था, इधर भी कॉमन था, ऊपर नीचे कट गया। अब मुझे एक बात बताना जरा, अगर अब आप x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो क्या निकल के आएगा? ये खत्म सारा का सारा, -60 -2 क्या आ गया, 4। P की वैल्यू आ गई। इनटू में क्या करना है आपको, Q करना है। Q की वैल्यू देखना जरा, हर जगह 0 रखोगे, ऊपर 1 बचेगा, नीचे -5 बचेगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू -1/5। डिवीजन किसका करना है इन दोनों के अंदर, R का। R में देखना जरा, ऊपर और नीचे, ऊपर 8 बचा, नीचे -5 बचा, ये आ गया, ये इससे कटा, रिजल्ट क्या आ गया आपका, 1/2 लिखा जा सकता है। तो इस सवाल में सीखने वाली बात क्या थी? इस सवाल में आपने ये जो बात सीखी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब तक इससे पीछे हमने जितने भी सवाल किए थे उनमें कहीं भी ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ था, लेकिन क्रिएट होता तो है। तो आप एक छोटी सी ये संभावना ध्यान रख सकते हो कि बाई चांस भविष्य में ऐसा कुछ होगा। करना आपको वैसे ही है, कॉमन x और ऊपर और नीचे दोनों जगह ही आपको साफ साफ दिख भी रहा है, उसको कॉमन ले ले, बात जो है आपकी वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। फिर आप x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो एकदम स्मूथ तरीके से ये सवाल इतना सा ही लिखने से आपका सोल्व हो जाएगा। तो असल में अगर आपको ये बात पता है ये वाली, तब आप इसे तुरंत के तुरंत एग्जाम में डील कर सकते हैं। चलो भाई 6 नंबर का देखना क्वेश्चन है आपके सामने, बोर्ड मास का। बोर्ड मास का सवाल दिखने में लग भी रहा होगा आपको, टिपिकल सा है। बोर्ड मास का जब भी कभी सवाल देखें तुरंत के तुरंत दिमाग में एक विचार आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा गलती ऑफ में होती है, और उसके अलावा अगर कहीं गलती होती है तो फिर वो आपकी डिवीज़न में हो सकती है। बोर्ड मास के हिसाब से ऑफ पहले सोल्व होगा, उसके बाद आप डिवीज़न को सोल्व करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे बात कर लेते हैं। 5 1/2 है, 5 10 और 1 11, 11/2 तो ये बन गया। फिर क्या है आपका डिवीजन। ठीक है, डिवीजन है, मैं इसको क्या कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और आगे जो भी बातें बनेंगी उन दोनों को सोल्व करना है। रीजन
इनके बीच में आपके पास ऑफ आ गया। ऑफ का मतलब यही तो था ना, 3 ऑफ 5 डिवीजन 7, तो 3 ऑफ 5 है, 3 गुणा 5 करना पड़ेगा पहले, फिर उसमें 7 का डिवीजन करोगे। क्लियर है? चलो दिमाग लगाना, इंटरचेंज भी करना है, यही आपकी एग्जाम अप्रोच है, इसी से इजी रहेगा। अब एक बात बताओ, ये जब आप सोल्व करोगे तो नीचे 3 है और अगले वाले पार्ट में 1/4 की वजह से 4 है, वो इंटरचेंज होके ऊपर चला गया, 3 इंटू में 4। अब 3 गुणा 3 9 2 11, 11 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, और उसके पास क्या है? 1। इंपॉर्टेंट बातें यही है, एग्जाम में टाइम कब बचता है? चैप्टर आपने डिटेल में पढ़ लिया, कोई तनाव नहीं आया, फिर जब हम सवाल करते थे तो सीधे सीधे डिवीजन ही लिख करके कर रहे थे। फिर हमने एग्जाम अप्रोच डेवलप की कि एग्जाम के अंदर जहां डिवीजन दिखे मामला इंटरचेंज कर दो, लेकिन ऑफ वाला पार्ट है उसको कंबाइंड ही कर दो। ये आदत आप में डेवलप की है और ये आदत आपकी स्पीड भी बढ़ाती है, प्लस में सवाल में एरर होने के चांसेस भी एकदम मिनिमम हो जाते हैं। क्लियर? चलो आगे पार्ट में चलते हैं। क्या आ गया? 9 5 45, 46/9 माइनस 8 7 56, 56 में आप जोड़ा 7, 63/8। फिर अगला मामला इंटरचेंज, नीचे 20 आना है, 20 ऊपर भेज दो, और 20 9 180 और 189, और फिर मल्टीप्लाई किसका है? 9/11 का लिखा। चलो नीचे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है आपका देखना, 5 क्या है? ये डिवीजन है। चलो 5 डिवीजन 5 ऑफ, तो पहले तो ऑफ का 5 गुणा में 1/10, कितनी बार कटा? भी 2 बार, 1/2 है। 5 में डिवीजन करना है 1/2 का, इंटरचेंज कर दो, 5 गुणा में 2 10, मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस क्या है फिर आपका? 10 गुणा 10 बटा में 20। सोल्व करोगे 100 में 20 का डिवीजन करना है, रिजल्ट चाहे पहले कर दो चाहे बाद में कर दो वो सेम ही आना है, 5 आ गया। ये पार्ट तो एकदम आसान है, इसे और सोल्व करते हैं आगे। ये इससे कटा, ये इससे कटा, 3 गुणा में 2 6, माइनस इसका समाधान देखना जरा। ये जब आप सोल्व करोगे तो कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है? ये 3 बार। 4 से इसे काटोगे 5 बार, और ये आपका कितनी बार? 4 बार लिखा जा सकता है। चलो इसका अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखना 9 से 9 कैंसिल आउट, यहाँ क्या मेंटेन होगा? 46/11। इसका जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आपका, एक मिनट, ये तो प्लस का ही था ना, ठीक, हाँ प्लस का था। इसका जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना ये जो 3 है ये इससे कटेगा 3 बार, तो कितना आ गया आपका? 15 ऊपर। नीचे 11 गुणा 4 आपका 44 आ गया, और अपोन में आपके पास क्या मेंटेन है भाई? 5, 44। ऊपर वाले का एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा? 44। 44 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से। देखो लेवल का सवाल है, करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 44 को 6 से गुणा करना है, 6 गुणा में 4 आपका 24, 6 4 24, 25 26। माइनस देखना 11 बार, सॉरी प्लस का साइन, 11 बार डिवीजन, 11 का डिवीजन करोगे 44 में 4 बार, इसको मल्टीप्लाई करोगे। 46 को 4 से गुणा करना है, 46 इंटू 2 92, 92 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 184, और माइनस का 15 अपोन में आपके पास क्या मेंटेन है? 5। चलो भाई कैंसिल आउट हो नहीं रहा था क्या कोई भी पार्ट? चलो देख लेते हैं, एक स्टेप और बनेगी। 4 4 आपका 8, और 8 और 6 आपका 14, 2 3 और एक आपका 4, माइनस का 15 अपोन में 5 गुणा 44। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ गया, और यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। कोई ना कोई हमने गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, क्योंकि 11 से आप कैंसिल आउट करोगे तो 11 3 33। एक मिनट, इसका तो अब क्या समाधान करेंगे रनिंग के अंदर। ये मामला ठीक है आपका, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। इधर 40 45 46, 8 7 56, 56 में आपने जोड़ा 7, ठीक है, तो ये आपका बन गया 63/8। 20 आपका ऊपर चला गया, ठीक है, उधर भी कोई समस्या नहीं थी। 9 9 से कट गया, 46/11 हो गया। और ऑप्शंस तो बड़े आपके परफेक्ट मैनर के अंदर निकल के आ रहे हैं। इधर हमने कोई गड़बड़ की है, 3 से काटा, ये 15 आ गया, 44 आ गया, 44 इनका एलसीएम ले लिया, 6 से गुणा कर दिया है, यहाँ पर आपका 184 आ गया, ठीक है, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। कैंसिल आउट ये 3 से भी नहीं हो रहा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखते हैं, क्योंकि अगर अभी भी ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो फिर तो आगे
5 3 15, 15 और एक आपका 16, 165, 16 32, डिवीजन चला गया आपका 2 बार, एरर हो गई है भाई इसमें कैलकुलेशन की। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि फिर से सवाल सोल्व करवाने में तो वही बात है, टाइम किल होगा अपना। तो बेटर ये रहेगा कि आप ग्रुप के ऊपर या तो भेज देना, नहीं सोल्व हुआ है तो मैं वैसे इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, या फिर कमेंट कर देना कि सर इसका आंसर नहीं आया। रीज़न क्या होता है कि मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, मैं जो गड़बड़ कर रहा हूँ वो दोबारा भी होने के चांसेस हैं वैसे के वैसे ही, तो इसमें टाइम नहीं किल करते हैं, एक बार के लिए आप खुद से ट्राई कर देना इसको। चलो भाई सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं। सॉरी, देखो 5 धनात्मक संख्याएं हैं आपके पास, पॉजिटिव नंबर हैं, एवरेज 56 है। पहली संख्या जो है अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत। देखो लास्ट की जो 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं उनका सम हमने मान लिया x, और इसका मतलब पहले वाली ये तो क्या है, चारों संख्याएं हैं, टोटल 4 संख्याएं, और जो फर्स्ट नंबर की संख्या है वो क्या है, इनके सम का 3/4 है। क्लियर है। अगर मैं पांचों संख्याओं को ऐड करता हूं तो पांचों का सम कितना आएगा, 56 इंटू में 5। रीजन क्या है, 56 तो इनका एवरेज है, संख्याएं 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 आपका 30, 25 और 3 28, ये आ गया। आगे सोल्व करें तो देखना जरा, यहाँ 4x 3x 7x डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू में 280। कितनी बार कटा भाई ये, 4 40, तो x की वैल्यू जो है वो 40 गुणा में 4 आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये जो संख्याएं हैं इनका एवरेज बताओ, तो इसका मतलब अपोन में 4 करना पड़ेगा, वही तो एवरेज है। 40 आपका रिजल्ट आ गया। वैसे यहाँ पर दिख भी रहा था कि x इनका सम है और 4 इनका, 4 संख्या है तो 4 का डिवीजन करोगे सम के अंदर तो एवरेज निकल करके आएगा। चलो भाई सवाल नंबर 8 की बात कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से लैंग्वेज को रीड करो। देखो क्या कहा, PRT केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है। PRT क्या है, O सेंटर का एक सर्कल है, इसके पॉइंट R पर टेंजेंट है। वृत्त के व्यास SQ, सर्कल का डायमीटर SQ को स्पर्श रेखा से बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है, QR को मिला दिया जाता है। चलो देखते हैं, पहले तो बना लेते हैं इसका डायग्राम। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर O है और इसकी जो टेंजेंट है वो क्या है आपकी PRT। P यहां हो गया, R पॉइंट पर ये टच करती है टेंजेंट, ये PR और ये आपका T हो गया। फिर क्या कहा इसने, सर्कल के व्यास SQ को स्पर्श रेखा से बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। एक डायमीटर है जिसका नाम क्या है SQ, उससे जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो वो P पर मिलेगा, तो इसका मतलब P पर मिलेगा तो इधर से आएगा, तो बेटर क्या रहेगा, आप एक डायमीटर क्रिएट कर दो। इंपॉर्टेंट बात, उसने आपसे क्या कहा है, SQ को बढ़ाया। इसका मतलब क्या होता है, SQ आपके पास है, S से Q पर गए और Q को आगे बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया मैंने S इधर रख दिया, Q इधर रख दिया, फिर डायग्राम बना लिया, नहीं। उसकी जो लैंग्वेज है उसी को फॉलो करना है। SQ को बढ़ाने का मतलब है S से Q पर गए, उससे आगे बढ़ाया। अगर वो आपसे ये कहता QS को बढ़ाया तो Q से S तक जाते और फिर उसको बढ़ाते, तो इसका मतलब मार्किंग कहाँ होगी, S और ये Q, SQ को आगे बढ़ाते हैं। SQ डायमीटर भी है और P पर मिलती भी है ये, फिर P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है और QR को मिला दिया जाता है। Q और R को यहां से हमने मिला दिया, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, एंगल की जो वैल्यू है QRP, इस एंगल की वैल्यू हमारे पास है 28 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है, S P और R, इस एंगल की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब इंपॉर्टेंट बात देखना, डील करने के कोई ना कोई तरीका आप इधर उधर करके देखोगे तो आपकी बात बन जाएगी। जैसे आप यहां से डील करें, एक इसको इससे मिलाएंगे, टेंजेंट है तो इसका मतलब ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। इधर वाला निकाल लोगे, ये रेडियस आपकी, जैसे मैं करके बता देता हूं, जैसे ही आप इसको मिलाएंगे ये 90 होगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहां से ऑब्जर्व करना, ये आपका 28 डिग्री है, पूरा आपका 90 होना है, तो 90 में से क्या करो 28 लेस कर दोगे, कितना आ जाएगा 62। तो ये एंगल भी आपका कितना होगा भाई 62, दिख तो रहा ना इतना छोटा,
चलो समस्या तो आएगी दिखने में। 60 60 120 124, इसका मतलब ये आपका कितना एंगल आ जाएगा 56 डिग्री लिखा जा सकता है। ये पूछा है तो देखना ट्राइंगल POR के अंदर एक 56 है, एक आपका 90 है, इसका मतलब इसका और इसका सम मिलकर के क्या होगा 90 होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या कर दें हम, इसमें 34 ऐड कर दें। एक तरीका आपका ये है डील करने का, रिजल्ट 34 आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखो और क्या चेंजेस आप कर सकते थे, और भी आपकी संभावनाएं हैं, देखना जरा। इसको इसने कहा कि मिला दिया है, एंगल ये आपका 28 डिग्री है। एक बात बताओ, अगर मैं इसे भी मिला दूं तो देखना मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है और उस ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से टेंजेंट गुजर रही है। याद आया, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमने पढ़ा था और मैंने स्टार मार्क किया था कि सर्कल के जो सवाल होते हैं उनमें सबसे बेस्ट जो मेथड होता है इनका वो ये वाला ही होता है। ये 28 डिग्री है तो इसका मतलब आपका ये वाला एंगल भी क्या होगा 28 डिग्री लिखा जा सकता है। चलो भाई फिर देखना जरा यहाँ पर, एक मिनट क्या मिस कर रहे हैं हम लोग, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम 28 आ गया अपना, ये भी आपका 28 डिग्री आ गया देखो। और ये जो आपका डायमीटर है इसकी वजह से ये एंगल आपका कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अब देखना जरा ट्राइंगल PRS में एक 90 है, 90 प्लस 28 है, एक आपका 28 है, तो इसका मतलब 90 प्लस 28 28 56, दोनों एंगल का सम आप देखोगे तो 146 निकल के आ गया। बचा हुआ एंगल आपका कितने डिग्री का होगा फिर 34 डिग्री का लिखा जा सकता है। तो ये आपको छोटे छोटे सुधार करने हैं कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी होता है, दूसरे तरीके से भी हो जाता है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये सवाल आपका तुरंत सोल्व हो रहा है, ठीक है। ऐसा कोई सटीक तरीका नहीं है कि जब भी कभी ये सर्कल में आपके सवाल दिए होते हैं एंगल निकालने के, आपको नहीं भी आ रहा है सवाल तो कम से कम पॉइंट्स को इधर उधर मिला करके आप ट्राई किया करें, कोई ना कोई उसका समाधान जरूर निकल के आता है। कोई एक परफेक्ट तरीका नहीं है कि यही फॉलो करेंगे तो ही बात बनेगी। 9 नंबर देखना भाई, नौ अंकों की एक संख्या है और किससे डिविजिबल है 88 से। देखना जरा 3 3 x 4 1 1 5 y 2 88 से डिविजिबल है, ठीक है। 9 अंकों की संख्या है, 88 को क्या रीड कर ले 11 इंटू में 8 हम लोग रीड कर देते हैं, ठीक है। y की वैल्यू है वो सबसे छोटी आपको लेनी है और उसके लिए आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 4x माइनस y की। देखना जरा क्या करना है आपको, 11 से डिविजिबल, एक तो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या शर्त है हमारी कि 5y2 इसके अंदर आपका डिवीजन लगना चाहिए किसका 8 का, प्लस इस पूरे के अंदर डिवीजन लगना चाहिए किसका आपका 11 का। 5y2 में तो लगना है डिवीजन 8 का, ठीक है। इसको मैं एक बार हटा देता हूं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और 9वें नंबर का सबको ऐड किया, 2 5 7 1 8 8 3 11, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना, 2 और 5 7 और 1 8 8 प्लस x और 3 11, ये क्या आ गया आपका 11 प्लस x। अगला जो पार्ट आपका देखना y प्लस 1 1 4 5 5 3 8 8 प्लस y, ये कर लोगे आप माइनस, अपोन में क्या होना चाहिए 8, ठीक है। y की तो वो क्या कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, y की मिनिमम वैल्यू है। तो एक बात बताओ, जैसे मैं यहां 0 रख दूं y की जगह तो 8 का डिवीजन करेंगे तो ये 50 बन गया, 50 में डिवीजन करोगे 48 तक चला गया, 2 बचा है, 22 में नहीं जा रहा। y की अगर हम लोग वैल्यू 1 रखें तो 51 में 8 का डिवीजन कितनी बार चला गया 8 6 48, कितना बचा 3, फिर 32 में 8 का डिवीजन लग रहा है। इसका मतलब एक बात तय हो गई कि मिनिमम वैल्यू y की आप क्या रख सकते हो 1, इसकी वैल्यू आपने यहां पर रख दी 1। सोल्व करना जरा, इसमें से इस 9 को लेस कर दिया तो आपके पास क्या बचा 2 प्लस एक्स, अच्छा ये गलत लिख दिया, 11 का डिवीजन करना था। इसमें किसका डिवीजन होना चाहिए 11 का। क्या करना है, या तो ये 0 बन जाए, -2 तो रख नहीं सकते क्योंकि चलते हुए नंबर में माइनस नहीं आएगा, तो क्या बना लें इसको, इसमें 9 ऐड करके आप इसे 11 बना लें, बन गया 11 में 11 का डिवीजन भी लग रहा है, ठीक है। चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो समस्या आएगी, चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो ये मेरे ख्याल से हर बात आपकी क्लियर है।
4x माइनस वाई की वैल्यू 4 गुणा में x करोगे कितना आ जाएगा 44, और उसमें से y मतलब 1 को लेस करना है, रिजल्ट कितना आ गया 43। ठीक है, एग्जाम में कभी भी आपको ऊपर वाली डिजिट लिखने की नीड नहीं है, प्रयास करेंगे तो सीधे सीधे भी डील कर सकते हैं। देखना जरा अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, यूनिट डिजिट नंबर दे रखा है, नंबर का आपसे पूछा है यूनिट डिजिट। एक बार के लिए मैं लिख देता हूं, 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 4 की पावर 5, फिर क्या है 4 5 6, फिर आपके पास है 5 6 7, फिर है 6 7 8, फिर है आपके पास 8 9 और 10। ठीक है, यूनिट डिजिट जब भी आप फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, पावर में 4 का डिवीजन करते हैं। अगर रिमाइंडर आपका 0 निकल के आएगा पावर 4 सोल्व करेंगे, रिमाइंडर अगर इसके अलावा 1 2 3 कुछ भी आएगा तो फिर उसे सोल्व करेंगे। ठीक, देखना ये इसकी पूरी वैल्यू है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें डिवीजन करूं, देखना मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो असल में ये है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है ये पार्ट, और इसमें हमें क्या करना है 4 का डिवीजन। तो बेटर क्या रहेगा, आप 4 का जब आप डिवीजन करोगे तो यहां से रिमाइंडर -1 -1 -1 -1, इसका मतलब इस पूरे का रिमाइंडर माइनस माइनस सारे मल्टीप्लाई होकर के क्या बना लेंगे 1। असल में ये सवाल देखा जाए तो ये अपना जो सवाल है यूनिट डिजिट चैप्टर का तो है ही है, साथ में रिमाइंडर थ्योरम का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को स्पीड से सोल्व कर सकते हैं। इसको भी मैं हटा देता हूं एक बार के लिए, एक बात और थोड़ा पीछे लेकर के जाता हूं। देखना आपको असल में डिवीजन किस में करना है, 3 की पावर 4 में, और डिवीजन किसका करना है भाई 4 का। 4 का डिवीजन जब आप 3 में करेंगे रिमाइंडर -1 आएगा, पावर इसकी 4 है, अपोन में 4 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4। तो एक्चुअल में हमें पता चल गया कि रिमाइंडर ऐसे निकलेगा। ये पार्ट आपको रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाया जा चुका है। यूनिट डिजिट चैप्टर में हमने सीखा था कि एक्चुअल में यूनिट डिजिट के सवाल कैसे सोल्व होते हैं। इतनी बात अगर आपकी क्लियर है तो फिर इस सवाल में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। कैसे, देखना आपको डिवीजन करना है, इसमें 4 का करोगे -1 की पावर 4, रिमाइंडर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2। 4 में इसका पूरा पूरा डिवीजन लग ही रहा है, दिख रहा है ना, 4 की 5 में 4 का डिवीजन 4 का ही लगाना है और 4 की पावर है। रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या करेंगे, 3 की पावर 4 सोल्व करनी है, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 9 81, 1 आ जाएगा। फिर देखना इसमें डिवीजन करोगे 5 के अंदर 4 का 1 रिमाइंडर, 1 की पावर कितनी भी कर दो तो इसका मतलब यहाँ से 4 आ गया। फिर देखना यहाँ पर 5 मेंटेन होगा, 5 की वजह से 6 की वजह से 6 होगा, और यहाँ पर आपका 8 होगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पार्ट को देखते हैं तो आप पाते हैं कि 5 गुणा में 4 है 20, इसका मतलब 0 क्रिएट हो गया है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा 0 निकल के आ गया। ठीक है, ये तो हो गई ऐसे सवालों को सोल्व करने की एग्जाम अप्रोच। ठीक है, कि इस पैटर्न के सवाल जो होते हैं उनको ऐसे सोल्व किया जाता है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि सिर्फ मुझे यही वाला सवाल सोल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्क्रीन पर आपने देखा कि अच्छा इसने 5 को भी इन्वॉल्व कर रखा है, 5 की कितनी भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। इवन नंबर 2 भी है, 4 भी है, 6 भी 8 है, इसका मतलब 2 4 6 8 इनकी वजह से आप कुछ भी निकालेंगे वो इवन ही नंबर होगा। तो एक बात बताओ, 5 आपको साफ साफ दिख रहा था, इवन नंबर आपको साफ साफ दिख रहे हैं, गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट यहां पर आपका मेंटेन क्या होगा 0। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस पर्टिकुलर सवाल का समाधान है। और ऐसे सवाल और होंगे जिनमें मान लो इसको गायब कर दे, तब कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। तो मॉक टेस्ट देखा करें, उससे क्या होता है पीछे का आपका रिवीजन भी चलता रहता है, पैरेलल के अंदर करने के लिए नए सवाल भी आ जाते हैं, नई नई चीजों को भी हम लोग सीख लेते हैं। तो अपनी एग्जाम में अपना काम बड़ी ही धूमधाम से चलेगा। देखना इसका इकाई का अंक क्या कह रहा है, n+2 है तो n की वैल्यू देखो, 433 का 3, 456 का 6, 3 गुणा 6 18, 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट, n का n है। अब एक बात बताओ, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट की शर्त क्या कह रहा है वो, कि n+2 आएगी। n का मान क्या है, तो बेटर क्या रहेगा, वैसे तो चेक करोगे 0 से लेकर 9 तक चेक करना है, बेटर है 4 ऑप्शन ही चेक कर दो। 1 रखते 1 रखते यहां पर 8 गुणा 1
1 ही आता, आना कितना चाहिए था 3, नहीं बात बनी। अगर आप 8 रखते, 8 गुना 8 64, और यहाँ 8 + 2 10, 0 बनना चाहिए था, इसका मतलब 8 भी आपका आउट हो गया। 3 रखते, 8 गुना 3 24, और यहाँ पर क्या बना है 3 + 2 5, 4 और 5, इसका मतलब ये भी बात नहीं बनी। 6 रखते, 8 6 48, इसका मतलब देखो वैसे तो आपका यही करेक्ट होगा, 3 ही ऑप्शन मैक्सिमम चेक करते हैं, लेकिन फिर भी देखना चाहो तो देखना 8 गुना में 6, यही था ना आपका, क्या गड़बड़ की है भाई हमने, 8 गुना में 3 24, 3 2 5, और यहां देखना जरा 8 गुना में 6, कुछ ना कुछ तो मिस कर दिया भाई हमने। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए आपका n+2, तो n की वैल्यू क्या है, 8 को 1 से किया हमने, 8 आ रहा है, आना कितना चाहिए था अपना 3। 1 मिनट, चलो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, कुछ पार्ट मिस हो गया। देखो 1 रखोगे तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 3, 8 रखोगे तो 8 2 10 की वजह से आपका 0 मान लो, 3 रखोगे तो 5, और 6 रखोगे तो 8, ठीक है। जब आप 1 रखते हैं 8 गुना 1, 3 बना, नहीं बना। जब आप 8 रखते हैं 8 गुना 8 64, 4 बन रहा है, बनना चाहिए था 0। जब 3 रखते हैं 8 गुना 3 24, 4 बन रहा है, बनना चाहिए आपका ये। जब आप 6 रखते हैं तो कितना आता है 8, और बनना भी कितना चाहिए था 8, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है भाई। कुछ एक्सप्लेन करने में ही मैंने मिस कर दिया था मामला, बाकी इसका तरीका ये है, वर्बली भी आप डील कर सकते थे, इतना सा पार्ट लिखा, ये अलग से लिखने की नीड नहीं थी। 4 ऑप्शन है, मैक्सिमम आपको 3 चेक करने थे। देखो a+b+c की वैल्यू दे दी, a b b c c आपको दे दिया है, फिर आपसे सोल्व करवा रहा है ये वाला। ऐसे सवालों के लिए मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूले पर अच्छी खासी आप कमांड बना लें। फॉर्मूला क्या कहता है, इसके इक्वल में वैल्यू होगी a+b+c, और यहां पर क्या आता था a² b² c², फिर माइनस का आपके पास ab bc और ca मेंटेन होता था। क्लियर है, ये मेंटेन करके चलते थे। लेकिन देखो जो भी आपको डेटा दिया जा रहा है उसमें एक तो वैल्यू इसकी है आपके पास, एक वैल्यू आपके पास इसकी होती थी, ठीक है। आपके पास इसकी वैल्यू नहीं थी, तो फिर हमने समाधान क्या किया था कि इस फॉर्मूले को आप हर डायरेक्शन में ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पर सवाल बनते हैं। यहां मैं अगर लिख लेता हूं a+b+c का होल स्क्वायर, तो a² आएगा, b² आएगा और आपका c² आएगा, आ गया। प्लस का 2ab bc ca, प्लस का 2ab bc ca, और आपको मेंटेन क्या करना है, माइनस का ab bc ca। तो क्या करते थे हम लोग, यहां से 3 बार ab bc और ca को लेस कर देते थे, कर दिया। अब जिस बच्चे की इस मामले पर कमांड है वो एग्जाम में क्या करता कि अच्छा a+b+c क्या है मेरे पास 7, फिर अंदर स्क्वायर बनेगा, 7 का स्क्वायर 49, -3 गुना में आपका क्या वैल्यू दे रखी है इसने, -6, लिख दिया। सोल्व करने 7 गुना में 6 3 18, 18 आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 67, गुणा किया 7 7 49, 7 6 42 में 4 जोड़ दिया 469, ये आपका रिजल्ट हो गया। कब की बात है, फॉर्मूले पर कमांड करोगे सवाल तुरंत सोल्व होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई फॉर्मूले यहां पर सटीक रहते हैं, यहां पर सटीक रहते हैं, इनको ध्यान रख लो, क्योंकि यहां आप वैल्यू पुट करने लग जाएंगे तो मामला उलझ जाएगा, ठीक है। कई बार मामला आसान होता है, जैसे सी को आपने 0 कर दिया, a+b की वैल्यू 7 है, ab की वैल्यू आपके पास -6। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि a और b की ऐसी क्या क्या वैल्यू माने कि ऐड करने पर तो 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर आपका 6 आ जाए, -6, तो उसमें टाइम किल होगा। अब आपने फॉर्मूले पर कमांड कर दी, आपके मन में ख्याल तक नहीं आएगा इस सवाल को देख करके कि मैं इसे वैल्यू पुट से करूं। सीधे सीधे ये विचार आना है कि ये वैल्यू आगे, इसको सोल्व कर दिया, एक मल्टीप्लाई किया, 2 लाइन में रिजल्ट आ गया। 13 नंबर का देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कहा इसने, b/a की वैल्यू आपको दे रखी है 0.7, इसे आप मान सकते हैं 0.7/1। b की वैल्यू ये मान लो, a की वैल्यू ये मान लो। रीजन क्या है, चीजें तो रेशियो के अंदर है, कॉमन पार्ट b/a में इसका कट गया, लेकिन अगर वो सवाल बनाता है तो उसे चीजें जस्टिफाई करनी ही पड़ती हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे लिखा b की वैल्यू आपको 0.7, a की वैल्यू 1, कंपेरिजन से आ गई। अब आगे क्या लिखा उसने, a माइनस बी, इसमें से इसको लेस कर दोगे कितना आ जाएगा 0.3, फिर दोनों का एडिशन करोगे 1.7 आ गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ऐड कितना करना है 11 अपॉन में 34, 34 एलसीएम, 2 बार डिवीजन 6, 11 और 6 17, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया 17, 1/2 और 1/2 को क्या लिख दिया आपने 0.5, ये रिजल्ट हो गया आसानी से। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 है। जब ब्याज को 6 माही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, उस धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। देखो खेल इतना है, कुछ पैसा है, 10% रेट चल रही है, एक बार इसे ईयरली काउंट करता है, एक बार इसे हाफ ईयरली काउंट करता है, टाइम आपके पास है 1 ही साल का। अब इनका डिफरेंस है 88.80। अब एक बात बताओ, 10% किसका लेना आसान होगा, 100 का। अगर मैं इसे ईयरली काउंट करता तो मुझे ब्याज कितना मिलता एक साल के अंदर, तो आप कहते एक साल में ब्याज मिलता आपको 10 रुपए। अगर मैं इसे हाफ ईयरली काउंट करता तो पहले 6 महीने का ब्याज कितना होता, भाई पूरे साल का 10%, 6 महीने में 5% मिलता तो 5 रुपए मिलते, फिर यहां पर और क्या होता 5 मिलते, फिर 5 पर भी तो 5 मिलते 5%, तो कितना आ जाता 0.25। तो ये काम इतना आसान था, इसमें साफ साफ पता चल जाता है कि आप ईयरली काउंट करोगे 100 रुपए पर 10 मिलेंगे, हाफ ईयरली काउंट करोगे तो 10.25 मिलेंगे। अब इन दोनों का अंतर आपको दिख रहा है, ये वाला है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन तो वैसे भी एसआई की होती है जो दोनों में ही सेम है, दिख रही है। तो 0.25 किसको बताता है भाई, 88.80 को। एक की वैल्यू निकालोगे 0.25 आ जाएगी, और प्रिंसिपल चाहिए तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल आ गया। अब क्या करना है, अगला सवाल देख लो कि भाई प्रिंसिपल आपने निकाल लिया, इसी पैसे पर 10% की दर से एसआई काउंट करना है। प्रिंसिपल इनटू में रेट परसेंट 10% है तो इसे 1/10 लिखते हैं सोल्व करके। टाइम कितना है आपका 5/3। तो अब आपको ये मामला सोल्व करना है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखना इसकी वजह से ये पार्ट आपके हट गए, ठीक है। एक जीरो की वजह से पॉइंट इधर खिसका, ऊपर नीचे फिर मैं 10 का गुणा करता हूं, जीरो यहां आ जाएगा। 25 50 से काट दिया आपने 2 बार, 3 से इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो देखना 3 2 6, 3 9 27, 3 6 18, जस्ट डबल करना है, 2 9 18 19, 4 और 1 5, 5920 आपका यहां से क्या हो गया रिजल्ट। अब देखो आप साथ साथ मेरे 90 डेज आपने मेहनत की, रिवीजन भी आपने किया, मॉक टेस्ट भी आप लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से एग्जाम में इस सवाल का सॉल्यूशन इतना ही था, क्योंकि एक साल का टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कंडीशन में सेम, 100 पर 10 रुपए। आधा साल के हिसाब से काउंट करोगे, हाफ ईयरली कंडीशन में तो क्या होगा 5 5 5 का 5%, 0.25। अंतर साफ साफ दिख रहा है 0.25, वैल्यू दे रखी है, कंपेयर किया, प्रिंसिपल निकाला और सीधे सीधे रिजल्ट आ गया। चलो भाई अगला सवाल देखना, जो बात पूछी गई है उसके हिसाब से देखो 25x² प्लस 1 अपॉन में 36x² है, पकड़ में आ गया कि ये सवाल जो है हमने 7 पैटर्न्स में डील किया था। तो इसका मतलब जो बात दे रखी है उसे x 1/x फॉर्मेट में लिखना है, कंडीशन में x का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 30x, प्लस राइट साइड में जो x है 1 है उसमें x का डिवीजन, -15 में से x तो चला ही गया, ये राइट साइड में चला गया 15। अब एक दिमाग और भी लगाना है कि यहां जो नंबर दिया इसका स्क्वायर होगा तो 36 आना चाहिए, यहां जो नंबर है इसका स्क्वायर करोगे तो नीचे क्या आना चाहिए 1 अपॉन में 25। तो यहां 5 क्रिएट कर ले, यहां 6 कर ले, कैसे क्रिएट होगा, 5 का पूरे में फिर से डिवीजन कर दो, ठीक है, सॉरी ऊपर, अच्छा ये गड़बड़ कर दी, यहां से क्या आएगा 25x² और यहां से 1 अपॉन में 36x²। तो बेटर है यहां 5 क्रिएट करें, 5 क्रिएट करोगे 6 का भाग लगा दो, यहां भी लगाओगे इसमें भी लगाओगे, 3 से कट रहा है 5/2, ठीक है। चलो
क्या गड़बड़ कर दी, ये कैंसिल आउट कर दिया 5 बार और ये आ गया आपका 6। स्क्वायर करोगे, लेफ्ट वाली बात तो मैनेज हो गई। इसका स्क्वायर होगा 25/4। फिर आगे क्या करना है, माइनस करना है। 2 × में क्या करोगे, ये वाली टर्म मल्टीपल और ये वाला अगला मल्टीपल, सब कुछ सीख चुके हैं। ये 3 बार एलसीएम आपके पास आ गया 12, 25 3 75। फिर देखना जरा, ये इससे कट ही गया था, डिवीजन 4 बार, 5 4 20, 20 लेस कर दोगे यहाँ से कितना आ जाएगा 55/12। ये हमारा हो गया रिजल्ट। ठीक है, सिंपल सा काम है। 7 पैटर्न पढ़े थे, 8 पर्टिकुलर वैल्यूज भी हमने पढ़ी थी। इसके हिसाब से आप इसे इजी वे में डील कर सकते हैं। देखना जरा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा, एक ग्रुप के अंदर क्या कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:6 है। 4 और लड़के ग्रुप में आ जाते हैं, 3 लड़कियां ग्रुप को छोड़ देती हैं, तो लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात 4:3 हो जाता है। ठीक है, और अगर किसी लैंग्वेज में जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है तो ऊपर आप प्रिफर करेंगे देन द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स बिकम 4:3। समूह में शुरू में लड़के और लड़कियों की, तो आप ऐसा कर दो भाई, तनाव ही नहीं लेना है, बॉयज अपॉन गर्ल्स लेकर के चल लो। स्टार्टिंग में बॉयज मान लिए 7x और गर्ल्स आपने मान ली 6x। अब हुआ क्या है, ग्रुप के अंदर 4 लड़के शामिल हो गए, ऐड कर दिए, 3 लड़कियां छोड़ के चली गई। फिर रेशियो देखना, बॉयज टू गर्ल्स कितना हो गया 4/3। इनिशियल लेवल पर क्या पूछा है, टोटल संख्या 7x और 6x थी, x की वैल्यू निकाल लोगे, काम चल जाएगा। देखना 3 × 7 21, 4 × 6 24, 21 24 राइट साइड में चला गया, कितना बचा 3x। 4 3 12, 4 3 12 इधर आ जाएगा, 12 12 24, x की वैल्यू 8 आ गई। बॉयज और गर्ल्स कितने हैं 13x, 13 की वैल्यू रखोगे, 13 में 8 की वैल्यू आप रखोगे, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104। आपका यहां से हो गया रिजल्ट। ठीक है, कई बार कर लिए हैं तो इनमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग तो लगाने की नीड है नहीं। चलो भाई 17 नंबर का सवाल। 17 में देखो, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी को बढ़ाया जाता है। एक सर्कल है, उनकी कोड है ए बी और सी डी, इनको बढ़ाया। सर्कल के बाहर ये क्या करती हैं, किसी पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। सर्कल के बाहर करती हैं तो डायग्राम ऐसे ही बना लो, ए बी को बढ़ाया, ए लिखा, बी लिखा, आगे चले गए, सी डी कोड लिखा, सी से डी पर गए, डी से आगे पी पर चले गए। चलो ए बी की वैल्यू कितनी है भाई, आपके पास 7 है। बी से पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4.2 है। पी से डी तक की वैल्यू आपके पास 2.8 है। सी डी की लंबाई हमने मान ली x। यहाँ एक एरर होती थी, क्या, कई बच्चे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं x को 2.8 से, 7 को 4.6 से। क्या करना था एक्चुअल में, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे। तो हम कह सकते हैं 2.8 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2.8 से। यही काम आपको इधर करना था कि 4.2 का मल्टीप्लाई होगा, पूरे में ऐड करो, 7 4 11, 11.2 से। सोल्व करें, देखना जरा, इसको इससे काट दिया, 28 × 2 56 × 2 112, 4 बार कैंसिल आउट। x बराबर देखो 4 2 8 और ये आपके पास 16, माइनस 2.8 लेस कर दोगे तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 14 लिखा जा सकता है। एरर हो सकती है, उस पार्ट को ध्यान रखना, जहां पर थ्योरी पढ़ाई थी आपको तब भी लिखवाया था कि इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, वरना सवाल क्या है आ भी रहा था, कोड की प्रॉपर्टी भी पता थी, कैलकुलेशन भी नहीं थी ऐसी, और फिर भी सवाल गलत हो गया। 18 का देखना भाई, 18 में क्या कहा इसने, 1/3 सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है, बाकी 20% हानि पर बेचा जाता है। तो क्या कर दो भाई, टोटल सामान आपको करना क्या है, असल में 1/3 करना है, 25% मतलब 1/4 भी करना है। तो बेटर क्या रहेगा, आप पूरा सामान मान लो 12 किलो चीनी मान लो, 1 किलो चीनी की कीमत 1 रुपए मान लो, इसका 1/3 करोगे इसका मतलब 4 केजी, इसका 1/4 करोगे इसका मतलब 3 केजी, 4 3 7 हो गया, बचा हुआ कितना होगा 5 केजी। माना क्या है, 1 किलो की कीमत 1 रुपए है। अब देखो ये तो बेच दिया उसने 15% लाभ पर, 4 रुपए का 15% निकालोगे तो कितना आएगा, 15 × 4 60, 0.60 आ गया।
अगला जो 25% सामान है 20% लाभ पर 3 गुणा 20 कितना आ गया 0.60। ठीक है, फिर देखना इस पर क्या हुई 20% हानि, 20 गुणा 500 1 रुपए की हानि। आपसे क्या कह रहा है कि पूरे लेन देन पर 138.5 का कुल लाभ किया तो सामान का मूल्य। यहां से लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। देखना 0.60 0.60 1.20, ये प्रॉफिट, एक का लॉस, अंतर लोगे तो 0.2 का प्रॉफिट आ गया। अब इसने क्या कहा, असल में जो प्रॉफिट है वो कितने का है 138.5 का। तो इसका मतलब 0.2 की वैल्यू ये हो गई, 1 की वैल्यू निकालोगे अपॉन में 0.2 आ गया। आपको चाहिए वैल्यू 12 की, यही हमारी कॉस्ट प्राइस है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आ गया आपके पास 6, 6 5 आपका हो गया 30, 8 6 48, 3 आपका 51, 13 6 78, 78 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया 83, 8310 आपका यहां पर हो गया है भाई रिजल्ट। चलो 19 नंबर का सवाल देखना, 19 में डाल देता हूं आपका होमवर्क के अंदर। हिंट क्या है वैसे, हिंट सिंपल साइन सवालों को सोल्व करने का आपको सिखाया है। कंडीशन थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है 90 से छोटी है, 0 और 90 नहीं रखना। ध्यान क्या रखना है, उस टर्म को टारगेट करो जो स्क्वायर नहीं हो रखी है। साइन स्क्वायर भी हो रखा है, कोस स्क्वायर भी हो रखा है, 2 साइन थीटा आपको दे रखा है अलग से। तो इसका मतलब बेटर क्या रहेगा, सबसे पहले अगर हम लोग चेक करना चाहें तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लिखें। स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में ये बात आपको एकदम डिटेल में बताई गई थी कि कोई बच्चा 3 वैल्यू रख करके चेक कर रहा है और आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके सीधे सीधे मामला सोल्व कर सकते हैं। जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, देखो 7/30 1/2 4 आ गई, माइनस ये कितनी आ जाएगी आपकी 3/4 आ जाएगी, 2 इंटू में साइन थीटा, 2 से 1/2 कट गया 1 आ गया, 4 ये है आपका, 7 - 3 क्या बचेगा 4 1 1 2, जस्टिफाई हो गया। तो कहने का मतलब अगर आप शुरुआत से मॉक टेस्ट देख रहे हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये पैटर्न सीधा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना 45 पुट करना था ना 60 करना था। इससे नहीं बात बनती तो फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बनता, वैसा भी सवाल आपको करवाया जा चुका है। चलो भाई एक सवाल और देख लेते हैं आज का। ए और बी एक साथ काम करते हुए डी दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। एक ही काम को पूरा करने के लिए ए 8 + डी दिन लगाता है और बी एक ही काम को पूरा करने के लिए 18 + डी दिन लगाता है। ए 4 दिनों के लिए काम करता है, शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाएगा। इस सवाल के स्टार लगा लेना, रीजन आपको यह बताया था, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। ए और बी डी दिन में करें, ए अकेला इसे करता है जैसे डी +8 दिन में, बी अकेला जब इसे करता है डी +18 दिन में। तो ऐसे केसेस में एग्जाम में ये सवाल यहां से स्टार्ट होता है, सोल्व भी करके बताया था डिटेल में। डी की वैल्यू जो होगी आपकी वो क्या निकल के आएगी 8 इंटू में 18, 18 8 144 12 आ गया। ऐसे नहीं करना चाहते 2 इसको दे दो, 16 गुणा में 9, 16 की वजह से 4, 9 की वजह से 3, 12 आ गया। ए कितने दिन में करेगा, डी की वैल्यू निकाल ली, ए करेगा 8 + डी, बी 18 + डी, टोटल काम कितना आ गया भाई 120 आ गया। अब क्या कह रहा है, ए 4 दिन के लिए काम करता है, ए की इफिशियंसी कितनी है भाई 6 दिख रही है, 4 दिन में काम कितना कर दिया इसने 6 4 24। बचा हुआ काम किसे करना है बी को, बी की इफिशियंसी 120 में 30 का भाग दिया 4 आ गई, डिवीजन कर लो कितने दिन लग गए 24, ये आपका हो गया रिजल्ट। तो एग्जाम में करने लायक यही था, ये भी आपको सिखाया जा चुका है कि इन चीज़ों को आप कैसे इजी वे के अंदर अवॉइड कर सकते हैं। कभी भी इनमें चित्रकारी नहीं करनी होती। चित्रकारी जब आप पहली बार मैथ्स को पढ़ते हैं बिल्कुल आपको चित्रकारी करनी चाहिए, क्योंकि उससे फील भी आता है और उससे अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। लेकिन एक बार अगर आपकी कमांड आ गई है चित्रकारी नहीं करनी है, जहां जहां आपको मैं यहाँ मॉक टेस्ट में भी इवन स्टार मार्क करवाता हूँ, पढ़ाया था तब भी आपको स्टार मार्क करवाए थे, उन पैटर्न को आप बिल्कुल स्पेशल फोकस करके रखें। रीजन ये है कि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको बताएगा तो इसका मतलब मान के चलो ये स्टार मार्क का मतलब है पेपर आपका लीक हो गया, कि इनकी संभावना सबसे ज्यादा है आने की। चलिए भाई आज का सेशन यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। अगला सेशन उससे अगला सेशन प्रयास करेंगे थोड़े लंबे लंबे हों और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग बढ़ाएं,
जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। आजकल 4-5 डिसलाइक भी आने लग गए हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे को चीज़ें नहीं समझ आ रही हो, तो एटलीस्ट वो कमेंट करके सजेशन तो रखे कि सर ये समस्या है, मेरी चीज़ें ऊपर से जा रही हैं। शर्त इतनी है, अगर आपका बेसिक अच्छा है, बेसिक का मतलब मैं किसी ट्रिक की बात नहीं कर रहा, आपका कॉमन सेंस है मैथ्स को लेकर के अच्छा, तो आप सीधे मॉक टेस्ट देख सकते हैं। क्लियर है? आपको ये लगता है कि नहीं उतना बेहतर तो नहीं है, तो रिवीजन से स्टार्ट करें, रिवीजन की 15 क्लास देखें, फिर मॉक टेस्ट लगाएं। और आपको ये लगता है कि नहीं सर सारा ही मामला कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो जो स्टार्टिंग के 90 डेज की अपनी क्लासेस चली हैं उनको देखें, रिवीजन करें, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है? डिसलाइक होने का मतलब या पसंद नहीं आने का सीधा सा मतलब ये होता है कि बच्चे का वो स्तर था नहीं, वो सीधे सोच रहा है कि मैं मॉक टेस्ट करके कोई चमत्कार कर दूंगा। वो आता है, देखता है, फिर निराश होता है, फिर डिसलाइक करके चला जाता है। ठीक है? ऐसे बच्चे हालांकि हैं 4-5, तो वो कोई तनाव वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक भी बच्चा ऐसा है तो कम से कम वो रीजन तो रखे, ताकि हम लोग भविष्य में उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।